Sorry. Yes. Good morning, students. Myself दीपक वर्मा. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या खुल गया है. सॉरी. यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट्स की थ्योरेटिकल क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके ट्रेडिंग अकाउंट के किस तरह से अपने इसका फॉर्मेट क्या होता है. तो ये चीज़ें हमने देखी थी बहुत अच्छे से. तो ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था. अब देखिए अपने पास आगे हम देखेंगे कि इसके जो पर्टिकुलर आइटम जो मैंने आपको बताए थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कस्टम्स, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज एक्सपेंसेज, यहाँ पे इनवर्ड वाली बात है, मतलब ऑन परचेज होनी चाहिए. अगर कुछ नहीं कहा जाता तो ऑन परचेज होती है. रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एक्सपेंसेज. पैकिंग मतलब डायरेक्ट पे होना चाहिए, अगर अदरवाइज इनडायरेक्ट पे है तो नहीं होगा, लिखा रहेगा पैकिंग एक्सपेंसेज इनवर्ड्स या ऑन परचेज. सेल्स लेस रिटर्न के बाद क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये अपन ने देख लिया था. आगे देखिए अपने पास दे रखा अपने को आइटम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या आएगा. मतलब ओपनिंग स्टॉक, इट रेफर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट अकाउंटिंग पीरियड्स. खरीदे गए माल का वह भाग जो पिछले वर्ष बिकने से रह गया था. वर्ष के प्रारंभ में ना बिके हुए माल का मूल्य, जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो, मतलब पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक था. उसे से परचेज इज रेफर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज both in the cash and the credits. In case of the purchase returns, the first net purchase they computed by the deducting the purchase returns from the purchase and the result is then debited to the trading account. इसका मतलब यहाँ पे नेट परचेज से है. परचेज का मतलब सिर्फ गुड्स की परचेज से, किसी फर्नीचर को परचेज किया वो नहीं है. हाँ, क्रेडिट और कैश है वो दोनों काउंट होगी. उसके बाद उसमें से लेस करोगे यदि किसी तरह का रिटर्न है तो, और वो शो होगी. वेजेज इज रेफर टू द अमाउंट ऑफ द पेड टू द वर्कर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, लोडिंग एंड द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स. डायरेक्ट होती है वेजेज, हमेशा डायरेक्ट होती है जब तक आपके वेजेज के आगे ओन सेल्स लिख दिया जाए तो. या कई बार ऐसा कह देगा सैलरी एंड वेजेज एंड सैलरी. इस स्थिति में क्या हुआ, अब सैलरी लिखने का मतलब पहले वाले को आधार मानेंगे. अगर मैंने कह दिया वेजेज एंड सैलरी, इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट से है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, तो डायरेक्ट काउंट होगी. हाँ, सैलरी एंड वेजेज का, तो क्योंकि सैलरी की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो वेजेज भी सेल्स वाले से रिलेटेड होगा. ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. कस्टम एंड इंपोर्ट ड्यूटी देखिए, इट रेफर टू द अमाउंट पेड एज द कस्टम एंड इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन द गुड्स आर परचेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज. जब अपन समुद्र के रास्ते माल मंगाते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर होती है. पोर्ट चार्जेस वगैरह सब चीज़ें हो जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए. फॉरेन बिजनेस में ऐसी चीज़ें होती है हमारे पास. इसके बाद दे रखा है हमारे को आइटम डेबिट साइड इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है. देखिए, कैरेज एक्सपेंसेज, इट रेफर टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेज दैट द इनकरिंग द वाइल द ट्रांसफरिंग the purchase goods from the vendor to the factory. These expenses are also known as the freight, carriage in on और कार्टेज. तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होगी. तो ये सब मतलब फैक्ट्री तक पहुँचाने के खर्चे है. तो ये सब चीज़ें अपने पास यहाँ पर आएगी, मतलब वेंडर से हमारे मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए. ढुलाई फुलाई चीज़ें बोलते थे हिंदी में. एक अगर आपने रॉयल्टी देखिए, इट रेफर टू द अमाउंट पेड टू द ओनर्स फॉर यूजिंग हिज राइट्स. जैसे कॉपी राइट्स वगैरह जिस तरह से होता है, तो इस तरह से रॉयल्टी के लिए भी हम राइट्स होते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बगैर हम उसका यूज ही नहीं कर सकते. इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, सिंपल वर्ड ध्यान रखो, मैन्युफैक्चरिंग का सीधा संबंध उत्पादन से है. तो जो चीज़ उत्पादन के लिए, जब तक वो उत्पादन होगी तो बिके नहीं, तो बिकेगी किस तरह, बेचने तक की अवस्था लाने के लिए जरूरी है, तो खर्चे डायरेक्ट हो गए. यही कारण है कि किसी भी वर्ड के आगे मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या कुछ लग जाता है तो वो डायरेक्ट हो जाता है. तो इसलिए एक बार देख लीजिए, इट रेफर टू द एक्सपेंसेस स्पेंड एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड द फ्यूल विच आर रिक्वायर्ड टू रन द फैक्ट्री. तो मैंने फैक्ट्री वर्ड यूज किया तो वो वाली चीज़ यहाँ पे काउंटिंग होगी. मतलब सीधा से इसका एक ध्यान रखना है, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज. बाद में कुछ भी एक्सपेंस का नाम होता है, सैलरी वैलरी कुछ भी है, लेकिन उसके पहले अगर ऐसा वर्ड लिखा है तो डायरेक्ट ही माना जाएगा. और मैन्युफैक्चरिंग पर अपने आप में डायरेक्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंस अपने आप में डायरेक्ट है. पैकिंग एक्सपेंसेज, यहाँ पे पैकिंग ऑन परचेज गुड्स से रिलेटेड है, ध्यान रखना. अगर पैकिंग सिंपल है तो इसका सेल्स ही माना जाएगा. इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेंड इन द पैकिंग द परचेज गुड्स ऑफ द ब्रिंग दैम टू द फैक्ट्रीज. तो वो वाले बात कर रहा हूँ, सेल्स के बेचने वाले नहीं होंगे, मतलब ऑन परचेज होना जरूरी है. इसके बाद देखिए, अब क्रेडिट साइड में और भी डेबिट चीज़ें बहुत सारी हो सकती है. डॉक चार्जेस वगैरह देख लीजिए आप, या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन
यहाँ एक मोटे मोटे कोयल, गैस, फ्यूल्स डायरेक्ट भी है, क्योंकि जैसे फैक्ट्री के लिए भी दिया, लेकिन मान लो सीधा लिखा कोयल, ग्यूस एंड फ्यूल, गैस, कोयल, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। लेकिन आइटम ऑन द क्रेडिट साइड में हमारे पास एक तो क्लोजिंग द पार्ट ऑफ द गुड्स, अनसोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स एट एंड ऑफ देयर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ना बिके माल का वह भाग जो वर्ष के अंत में बिना बिके रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं कि क्लोजिंग स्टॉक हम कंजर्वेटिव कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को हम किस वैल्यू पे दिखाएंगे कि वो ये कंजर्वेटिव कि प्रॉफिट को तो हम ये मानेंगे कि जब होगा वास्तव में एक्चुअल होगा, लॉस को हम आज ही मान लेंगे। इसलिए प्रोविजन वगैरह बनाए जाते हैं। मैंने बताया था जब थ्योरी के लिए, थ्योरी जब भी वर्क पीपीटी दी थी उसमें बताया था, या अगर वीडियो लिया होगा तो वीडियो में भी बताया होगा मैंने। तो एक रूढ़िवादिता की धारणा कंजर्वेटिव कंसेप्ट वो होता है, प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको। तो वो ये परंपरागत धारणा वो ये होती है कि प्रॉफिट के लिए तो आप ये मत मानो जिस दिन होगा उस दिन मान लेंगे, लेकिन लॉस के लिए आज ही तुम प्रोविजन आयोजन कर लो। तो जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 1 लाख और मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ नहीं है। प्रॉफिट तो उस दिन होगा जिस दिन बिकेगा, तो प्रॉफिट को तो हम नहीं मानेंगे, तो हम उसको एक्चुअल कॉस्ट पे शो करेंगे। लेकिन लॉस होते ही हम आज ही मान लेंगे लॉस तो हो गया। मान लो क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी, कॉस्ट कितनी, 1 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू 80,000 है, मतलब लॉस तो पक्का हो गया 80,000, कभी बिकेगा 80,000 ही आएगा ये मान के। इसका मतलब यही कारण है कि क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू और उसकी जो कॉस्ट विच एवर लेस पे हम शो करेंगे। सेल्स का है जो हमने माल बेचा था, गुड्स सोल्ड है यहाँ पे, इट रेफर टू द टोटल ऑफ द गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोथ इन द कैश एंड द क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है यहाँ पे, टोटल सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंस जाएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट आएगा, ये गलत लिख गया यहाँ पे, टोटल सेल्स नॉट कॉस्ट, टोटल एट सेल प्राइस बोथ इन द कैश एंड क्रेडिट, चाहे कैश या क्रेडिट हो। इन केस ऑफ द सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स रिटर्न है तो फर्स्ट द नेट सेल्स इज कंप्यूटेड by the deducting from the sales return from the total sales and the result in the credit and the trading account। ये चीज़ें होगी अपने पास। उसके बाद देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी देख लीजिए फटाफट। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस एंड हेल्प्स इन द डेफिनिंग द अपर लिमिट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इट हेल्प्स इन द कंप्यूटिंग ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, बिल्कुल सही है। इट डिक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो indicates the increase in the purchase cost and the decrease in the selling price। बिल्कुल सही है कि भाई अगर कम ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है इसका मतलब या तो परचेज कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खैर इट अलाउज द कंपेरिजन ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टॉक द टू अकाउंटिंग पीरियड्स। हम तुलना कर सकते हैं कि एक दो अवधियों की तुलना में भाई क्या है। इट हैज़ द प्रिवेंटिंग द अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द परचेज ऑफ इन्वेंट्री। इससे हमें मालूम चलेगा कि कितना पैसा अनावश्यक रूप से इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास लगा हुआ है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।